हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स का लास्ट पार्ट करवा रही हूँ। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे थे उसमें से मेरे पास में ये आपके लिए लास्ट पार्ट है जिसका आज मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी। और इस पार्ट के बाद में आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रस्ट मी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। आप उनकी बार बार रिवीजन करिए, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करिए और जितना मुझे लगता है आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी तो देखिए, एज़ आई सेट कि क्वेश्चन पेपर मैंने तो सेट नहीं किया, अदरवाइज़ तो आप सबको ही मैं टॉप करवा देती। लेकिन हाँ, ये है कि चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, समझा दी हैं, सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। चीज़ें इसी में से आएंगी, क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब प्लीज़ ऐसे ब्लेम मत करिएगा कि मैंने आप सबको धोखे में रखा या कुछ ऐसा हो। तो आप सब इतना कंप्लीट करके और ऑनेस्टी के साथ में पढ़िए, इतने के लिए बेस्ट से बेस्ट दीजिए अपना, और आप सबका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। और वन मोर रिक्वेस्ट कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो प्लीज़ एक बार आके कमेंट ज़रूर करिएगा कि पेपर कैसा हुआ, कुछ उसमें से आया भी या नहीं आया, मेरे पढ़ाए हुए से कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली। क्योंकि और भी बच्चे फिर आगे होप लगा के बैठे होंगे ना कि उनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट होता है सबका ही ऑब्वियसली। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ इतना कर दीजिएगा कि एग्ज़ाम के बाद में एटलीस्ट ये कमेंट की मैं होप रखूँ कि एग्ज़ाम आपके लिए अच्छा था, फेमिलियर था या नहीं था, और मैं आप लोगों की हेल्प कर भी पाई या नहीं। तो प्लीज़ इसका कमेंट करिएगा। बाकी आज हम इसकी लास्ट वीडियो कर रहे हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स फिर इसके बाद में मैं अपलोड करूँगी। अभी नेक्स्ट जो टारगेट है वो BEGG 171 और 174 का मैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन करवाऊँगी। प्लस अभी जो और भी एग्ज़ाम्स हैं ना, 3 एग्ज़ाम्स होने आपके। एक तो ये BR अम्बेडकर का वो वाला, प्लस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और ये क्रिएटिव राइटिंग, इसका भी मैंने मटेरियल कलेक्ट करा हुआ है जिसकी वीडियोस मेरे को रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है। प्लस एक और सब्जेक्ट था यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी, उनके भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। और प्लस BPAS 186, तो ये सारी चीज़ें अभी मुझे कंप्लीट करवानी है। आपका अगर इसमें से सब्जेक्ट हो तो प्लीज़ पढ़िएगा। एंड चलिए अभी तो बस इतना ही। आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। BEGG 172, वैसे तो इसमें भी कुछ खास नए क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत बार चीज़ें रिपीट करवा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें ना पैटर्न चेंज है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ मीन बाय द कल्चर ट्रांसमिशन इन ह्यूमन लैंग्वेज। जो कल्चर ट्रांसमिशन होता है ना ह्यूमन लैंग्वेज में, उससे आप क्या समझते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन पर्पस से थोड़ा सा समझा देती हूँ। बाकी क्वेश्चंस आप देखिए और इनके आंसर्स मैंने करवा दिया, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कल्चर ट्रांसमिशन क्या होता है। द प्रोसेस वेयर बाय अ लैंग्वेज इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इन द कम्युनिटी। बेसिकली कल्चर ट्रांसमिशन का मतलब यही हो गया कि जहाँ पे लैंग्वेज का ट्रांसमिशन होता है, या फिर जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको कोई चीज़ सिखाते हैं, आपको बात करना सिखाते हैं, किसी ने कुछ बोला है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपकी अगर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट किया, या फिर आपकी वोकैबुलरी को एनहेंस करा, आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाया। तो ये सब चीज़ें आपके पास में कल्चर ट्रांसमिशन में आती है इन ह्यूमन लैंग्वेज। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, डिफाइन ऑडिटरी फिनोटिक्स। ऑडिटरी फिनोटिक्स क्या होते हैं। देखिए, फोनेम्स या फिनोटिक्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली साउंड होता है। ऑडिटरी वर्ड दे रखा है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे जो ऑडिटरी फिनोटिक्स है ना, इसको देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स कंसर्न विद द हियरिंग। ऑडिटरी वर्ड जो होता है ना, ऑडिटरी वर्ड इसका मतलब ये होता है कुछ समथिंग रिलेटेड टू हियरिंग। तो कोई चीज़ जब आप सुनते हैं ना, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है। तो ये एक ब्रांच है जो कि हियरिंग ऑफ स्पीच या साउंड, इसके ऊपर वर्क करती है। तो ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स कंसर्न विद द हियरिंग ऑफ स्पीच साउंड एंड विद द स्पीच परसेप्शन। एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन्स, जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बोलकर आपने कोई चीज़, अपने थॉट्स को एक्सचेंज किया, बात अपनी रखी, तो वो चीज़ हो गई। सेकंड, सायरन, कोई भी साउंड होता है, सायरन साउंड होता है, जैसे कि एम्बुलेंस है, या फिर सायरन प्ले होता है, आपकी स्कूल बेल हो गई। तो ये तरीके का क्या है, कॉम्बिनेशन है, एक तरीके का कम्युनिकेशन है कि जिसमें आप उसकी हेल्प से, एक छोटे से साउंड से ही आप चीज़ को एक्सप्रेस करने का ट्राई करते हैं। हॉर्न हो गया,
इसके अलावा लिसनिंग बेस्ड टेस्ट हो गए। तो ये सब चीज़ें जो एग्जाम्पल होती हैं ये ऑडिटरी कम्युनिकेशन या ऑडिटरी फोनेटिक का एक एग्जाम्पल है। ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में नेम द 3 क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग अ कॉन्सोनेंट साउंड। 3 ऐसे क्राइटेरियाज आपको लिखने हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड को डिफाइन करते हों। तो फर्स्ट इसमें आता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, सेकंड वन इज़ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड थर्ड वन इज़ वॉइसिंग। तो आपको 3 क्राइटेरियाज बताने हैं। फर्स्ट हो गया प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, सेकंड मैनर एंड थर्ड वन इज़ वॉइसिंग। इसको थोड़ा सा और दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये रहा द एक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ साउंड और अ वर्ड क्लियरली इन स्पीच और अ म्यूज़िक। तो आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्शन जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस किया जा रहा है, चाहे वो स्पीच हो चाहे म्यूज़िक हो, उसे हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। जितना म्यूज़िक की क्लैरिटी ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक जब क्लियर होता है ना तो वो एक तरीके से सूदिंग का काम करता है। अगर आप नॉर्मल म्यूज़िक सुनते हैं, थोड़ा सा लव बेस्ड म्यूज़िक होता है, और अगर आप पार्टी टाइप में सुनते हैं तो भी आपको उसमें रिलैक्स फील होता है। सबकी चॉइसेस सिचुएशन हर तरीके से अलग अलग होती है। तो उनमें जो क्लैरिटी है, वर्ड्स में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। इवन स्पीच में भी यही चीज़ है कि कोई बोल रहा है और जब आप उसे सुनते हैं तो उसकी वॉइस में, वर्ड्स के साथ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको चीज़ें समझ में आती हैं। जो आर्टिकुलेशन है इसमें बेसिकली जो सिंगर्स होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। इसमें दे भी रखा है एग्जाम्पल, अ सिंगर अब able to sustain a full tone and clear articulation over extremely long period। तो जो सिंगर्स होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक वो बोल पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ना कॉन्सर्ट्स होते हैं जहाँ पे सिंगर्स अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक बोल पाते हैं, तो उनकी वॉइस क्लियर रहती है। इवन जैसे हम लोग नॉर्मल होते हैं ना, हमारी वॉइस एकदम क्लियर नहीं होती। इवन मैं खुद का भी एग्जाम्पल दूँ ना, अगर मैं 40-50 मिनट्स लगातार कॉन्टिन्यूशन में रिकॉर्डिंग कर लूँ तो गला ऐसा हो जाता है कि बस अब नहीं बोला। इवन जो सिंगर्स होते हैं ना वही काफ़ी ज़्यादा देर तक बोल पाते हैं, और क्योंकि उनकी रिहर्सल हो जाती है। और जैसे आप या मैं या कोई और नॉर्मल अगर थोड़ी देर बोल पाता है, 30-40 मिनट्स बोल ले, तो फिर उनके बाद में उनके गले में बहुत दर्द होने लग जाता है और ज़्यादा देर नहीं बोला जाता। इवन ये मेरे साथ भी यही चीज़ होती है, ज़्यादा देर तक लंबी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। मेन बात होती है प्रैक्टिस। तो उनकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है, रिहर्सल भी करते हैं, फिर बोलते भी है, परफॉर्मेंसेस भी हो जाती हैं, तो काफ़ी हद तक उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब जो आर्टिकुलेशन है इसके कुछ आपको सिनोनिम्स दे रखे हैं, जैसे एक्सप्रेशन हो गया, डिलीवरी हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया। ये सब आप इसमें वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। वन डे एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आ जाए आर्टिकुलेशन के सिनोनिम्स, आपको एंटोनिम्स पूछे जाएँ, तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप यहाँ से इस आंसर को पिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में नेक्स्ट आता है व्हाट आर बैकिंग डिफ्थोंग्स। पहली चीज़ तो आपको डिफ्थोंग्स पता होनी चाहिए, डिफ्थोंग क्या होते हैं। उसके बाद में आप बैकिंग डिफ्थोंग्स को पढ़ सकते हैं। देखिए डिफ्थोंग क्या होता है, जहाँ पे आपके पास में 2 वोवल साउंड्स एक साथ में आते हैं उन्हें हम डिफ्थोंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल होता है फाइन। फाइन वर्ड जब आपने लिखा फाइन, तो यहाँ पे जो फाइन वर्ड है ना इसमें आई और ई का साउंड एक साथ आ रहा है। वेट, ये थोड़ा सा लाइट लिखा गया ना। फाइन वर्ड जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे आई और ई साउंड एक साथ आ रहा है, तो ये क्या हो गया डिफ्थोंग। तो डिफ्थोंग बेसिकली वही वर्ड्स होते हैं जहाँ पे 2 वोवल साउंड ना एक साथ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एडजेसेंट वोवल साउंड्स विद इन द सेम सिलेबल। तो ये डेफिनेशन हो गई। आर ऑल्सो एज ग्लाइडिंग वोवल्स। जो डिफ्थोंग्स होते हैं इन्हें हम ग्लाइडिंग वोवल्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो डिफ्थोंग्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा और मैं बताती हूँ। पहले ना ये क्वेश्चन है बैकिंग डिफ्थोंग्स, तो इसका आंसर देखते हैं। वेट अ मिनट, ये रहा। देखिए ये रहा बैकिंग डिफ्थोंग्स। तो डिफ्थोंग इन विच द सेकंड एलिमेंट इज़ फर्दर बैक देन द फर्स्ट। अब जो डिफ्थोंग होते हैं उसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे डबल साउंड आ रहा है। अब बैकिंग डिफ्थोंग का मतलब ये होता है जो सेकंड एलिमेंट होता है वो बाद में हो, फर्स्ट पहले आ जाए। मीन्स कि जो एक्सचेंज हो जाता है वर्ड्स का, सेकंड पहले आ जाए फर्स्ट के बाद में। तो यहाँ पे एग्जांपल यू और यू, यू। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना, यू आप साउंड बोल रहे हैं, यू साउंड बोल रहे हैं, तो यू वर्ड पहले आएगा, जे वर्ड बाद में चला गया। तो जब ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना जिसमें साउंड आपका बाद वाले वर्ड का पहले आता है, उसे हम बैकिंग डिफ्थोंग कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन इंटेंशन या इनोटेशन। तो क्या होता है? rise and the fall of your voice while you are speaking or a matter of variation in the pitch of the voice। कई बार क्या होता है, आप जब बोलते हैं ना आपकी वॉइस बहुत लाउड होती है, कई बार वॉइस आपकी नॉर्मल हो जाती है। तो जो वॉइस का राइज और फॉल होना होता है ना, जब कभी वॉइस आपकी गिर रही है, धीरे हो रही है, स्लो हो रही है, कभी आपकी वॉइस बढ़ रही है, तो जो वॉइस का राइज और फॉल होना है उसे हम इंटोनेशन कहते हैं या इंटेंशन कहते हैं। राइज एंड द फॉल ऑफ योर वॉइस वाइल यू आर स्पीकिंग एंड मैटर ऑफ वेरिएशन इन द पिच ऑफ द वॉइस। इसमें एक और डेफिनेशन आपको दे रखी है, जैसे इज़ द यूज़ ऑफ टोन एंड द वेरिएशन ऑफ इट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इसे हम इंटेंशन कहते हैं। जैसे कि कई बार ये एग्जांपल दे रखा है आपको कि जो स्टेटमेंट और क्वेश्चंस होते हैं उनका साउंड सेम नहीं होता है। जो आप स्टेटमेंट बोलते हैं उसका साउंड थोड़ा सा नॉर्मल मॉडरेट साउंड रहता है, क्वेश्चन का साउंड थोड़ा लाउड हो जाता है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आप काफ़ी जो पॉइंट कुछ बोल रहे होते हैं तो आपका साउंड काफ़ी लाउड होता है, तो उस टाइम पे आपका साउंड सिमिलर नहीं है कि जो आपने नॉर्मल सेंस में बात बोली हो। तो जो साउंड में फॉल और राइज होता है ना, आपका साउंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उस चीज़ को हम इनोटेशन कहते हैं। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ इंटोनेशन। अब यहाँ से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन लेक्सिकल मॉर्फिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना डेप्थ में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ना, जितना शायद कभी अपने बारे में भी नहीं एक्सप्लेन किया होगा जितना मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ पहले की वीडियोज़ को देख लेना। अब थोड़ा सा डेफिनेशन भी मैं आपको दे देती हूँ। क्या होते हैं मॉर्फिन्स? वर्ड्स दैट हैव मीनिंग बाय देमसेल्व्स, जो अपने आप में ही पूरा मीनिंग कंप्लीट करते हैं और जिन्हें एक्सप्लेन करने की और चीज़ों की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम लेक्सिकल मॉर्फिन कहते हैं। यूजुअली जो मॉर्फिन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फ्री और बाउंड मॉर्फिन्स, और फ्री मॉर्फिन का ही एक टाइप होते हैं लेक्सिकल मॉर्फिन्स। जैसे एग्जाम्पल है बॉय, फूड, डोर, विमेन। तो ये क्या है? अपने आप में ही कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, कंप्लीट वर्ड है, कंप्लीट मीनिंग है। इसे हम लेक्सिकल मॉर्फिन्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर डेरिवेशनल एफिक्स। डेरिवेशनल एफिक्स क्या होते हैं? डेरिवेशनल एफिक्स इज अ एफिक्स बाय मीन्स ऑफ विच आर वर्ब्ड इन फॉर्म्ड और डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। अब यहाँ पे क्या होता है डेरिवेशनल एफिक्स में? जहाँ पे वर्ड अपने आप में कंप्लीट होता है, एक वर्ड से ही वर्ड को डिराइव किया जाता है दूसरे वर्ड में, उसे हम डेरिवेशनल एफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अनहेल्दी। जैसे कि जो हेल्दी वर्ड था, ये एक अपने आप में वर्ड है हेल्दी वर्ड, इसके आगे आपने प्रीफिक्स अन लगा दिया या एफिक्स कनेक्ट कर दिया अन, तो ये चीज़ क्या बन गई? अनहेल्दी। हेल्दी का बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग हो गया अनहेल्दी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेरिवेशनल एफिक्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर पोर्टमेंट्यू ओलोमॉर्फ्स, गिव एग्जाम्पल। तो ये चीज़ मैंने इससे पहले वाला जो पार्ट था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन पेपर समझाया था, इसका एक सैम्पल पेपर डिस्कस किया था, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है। और एक और चीज़ देखिए, आप में से ना कईयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि MCQ बेस्ड आएगा कि नहीं आएगा, पेपर कैसा होगा कैसा नहीं। तो देखिए, मैंने सच में मुझे पेपर का आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि जितना मैक्स टू मैक्स मैं आपकी हेल्प कर सकती थी। आप सबको एक ना पेपर एनालाइज करना था, देखना था क्वेश्चन पेपर, तो ऑनलाइन साइट्स पे ना इसका अवेलेबल ही नहीं है। जितना मुझे मिला, जितने टाइम को मैं यूटिलाइज कर सकती थी, मैंने वो पेपर आपको एक एज अ सैम्पल बेस दिया है। तो वो इसलिए बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करवाया था कि आप उसको देख के डर जाएं या फिर अलग अलग थॉट्स आपके माइंड में आए। वो सिर्फ इसलिए कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। आप अपना बेस्ट से बेस्ट पढ़ के जाइए और फिर एग्ज़ाम आपका अच्छा ही होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। बहुत रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना, अच्छा होगा आप सबका एग्ज़ाम। और मतलब मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ में, बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन 10 है, उस पेपर में भी इस पॉइंट को मैंने समझाया था, इसमें भी समझा देती हूँ। तो पोर्टमेंट्यू क्या होता है? इज़ अ ट्रेडिशनल टर्म यूज फॉर द टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 मॉर्फिन्स इनटू 1। और देखिए, जब जो 2 मॉर्फिन्स होते हैं ना, उनका आप एक बनाते हैं, उसे हम पोर्टमेंट्यू कहते हैं। दोनों के थोड़े थोड़े वर्ड्स को आपने लेके एक नया वर्ड बना दिया, उसे हम पोर्टमेंट्यू कहते हैं।
और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, इज़ अ सिंगल मॉर्फ दैट इज एनालाइज एज रिप्रेजेंटेटिंग और टू अंडरलाइनिंग मॉर्फिन्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्मोक, स्मोक क्या है, एक पॉर्टमेंटो है, किसका है, स्मोक और फॉग का। जब आपने स्मोक और फॉग दो वर्ड्स को कंबाइन किया तो आपके पास में एक नई टर्म आई, दैट इज स्मोक। तो ये एक पॉर्टमेंटो है, स्मोक। सेकेंड आता है ब्रंच, किस चीज़ का है, ब्रेकफास्ट एंड लंच को जब आपने कंबाइन किया तो आपको क्या मिला, ब्रंच। उसके बाद में मॉक और डॉक्यूमेंट्री को आपने कंबाइन किया तो आपको क्या चीज़ मिली, मॉक्यूमेंट्री। इसके अलावा स्पॉक, स्पून और फॉक को जब आपने कंबाइन किया तो क्या मिला आपको, स्मोक। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपके पास में एग्जाम्पल है पॉर्टमेंटो के। अब ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट हो गई है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये ना यूनिट मैंने आपको करवाई नहीं थी, अब इसको मैं एक बार आपको पूरा अच्छे से समझाती हूँ, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो एक बार ज़रा इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए दो टाइप्स के आपके पास में सेंटेंस होते हैं, एक होता है कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से जो सेंटेंसेस बनते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, जो कि अपने आप में ही कंप्लीट थॉट या आइडिया होते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज क्लॉज दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही क्राइड, शी ड्रैंक मिल्क। तो ये बहुत ही छोटे सेंटेंसेस हैं बट अपने आप में ही पूरा मीनिंग कंप्लीट करते हैं। जब आप कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको बोला गया है कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आप ले सकते हैं, तो जब आप दो या दो से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उसको आपको कोई कनेक्टर तो चाहिए होगा, किसी से तो आप उसको कनेक्ट करवाएंगे ना। जो कंजक्शंस वर्ड्स होती हैं, कंजक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेंटेंसेस को आपस में एक वर्ड की हेल्प से जोड़ दिया जाता है। तो जब कंपाउंड सेंटेंसेस में जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे तो उनको भी सेंटेंस में किसी की हेल्प से जोड़ा जाएगा, तो उसे जोड़ने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन। जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो कोऑर्डिनेटिंग जंक्शंस होते हैं उनको टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो यहाँ पे दो आपके 1-1 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट की कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं ना, उनमें कौन से वाले किसकी हेल्प से आप सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन की हेल्प से हम कनेक्ट करते हैं और इसमें टोटल 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग जंक्शंस आपके पास में होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर, आर, एंड, नॉर, बट, यट एंड सो और। तो ये कुछ 7 कोऑर्डिनेटिंग जंक्शंस है जिसकी हेल्प से आप कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है ट्रेन वॉज लेट। सेंटेंस कंप्लीट है कि ट्रेन लेट थी। आई टुक द बस, कि मैंने बस ली। दोनों ही सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास में क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब आपने दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस थे, पूरी तरीके से कंप्लीट थे, जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया, जैसे ट्रेन वॉज लेट और आई टुक द बस, तो ये दोनों सेंटेंसेस को जब आपने कंबाइन किया तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन वॉज लेट, आई टुक द बस, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है। कंबाइन कैसे किया, ट्रेन वॉज लेट, द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी, सो आई टुक द बस, इसलिए मैंने बस ली। तो ये देखिए, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, और यहाँ पे बीच में जो सो वर्ड है ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन। इसके बीच में मैंने लगा दिया, जिसको किसने कंबाइन किया, सो ने। तो ये वर्ड क्या बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। द ट्रेन वॉज लेट सो आई टुक द बस, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख लेते हैं, लाइक करने में इतनी देर थोड़ी ना लगती है, प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। ओके, नाउ देखिए, आप इनमें जो कंपाउंड सेंटेंस है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास में 4 से 5 आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएं और क्वेश्चन बोला जाए कि आपको जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उसमें से आपको कंपाउंड सेंटेंस प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो आप इन टर्म्स को याद रख सकते हैं कि ये टर्म्स जिसमें भी यूज़ होंगी वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। प्लस आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऐसे जब आपको दे रखे होंगे, उनको जब आप जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो भी वो कंपाउंड सेंटेंस आपके पास में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड आता है, वी वेटिंग फॉर 2 hours बट ही डिडेंट कम। अब ये देखिए सेंटेंस, वी वेटेड फॉर 2 hours, तो हमने 2 घंटे वेट किया, ही डिडेंट कम, वो नहीं आया या वो नहीं आ पाए। ठीक है, तो आपने दो सेंटेंस
सेंटेंसेस थे, आपने वर्ड से जोड़ा बट, तो ये बट क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस इससे बन गया। दो इंडिपेंडेंट क्लोज से बट से आपने जोड़ा और ये क्या बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो ये दो एग्जाम्पल थे जो कि मैंने कंपाउंड सेंटेंस के दे दिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज। अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है यहाँ पे एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा जो कि ऐसे है, जो अपने आप में कंप्लीट है, और एक या एक से ज़्यादा जो होंगे वो डिपेंडेंट क्लोज होंगे जो कि अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं कंपाउंड और ये जो सेंटेंस है आपके पास में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डेप्थ में है, बट ये फिर भी मैं इतना ही आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि आपका कमेंट था कि आपको ये चीज़ आपकी रह गई थी, तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग ना इस चीज़ की टेंशन लेके बैठें कि ये चीज़ रह गई थी। जब सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो फिर अब आपको पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और स्ट्रेस कम से कम लें आप, इसलिए मैं ये थोड़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ कि थोड़ा आपको कंसेप्ट आइडिया लग जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का ही स्ट्रेस बहुत होगा, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से भी आप लोगों के ऊपर कोई स्ट्रेस आए, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं लगता, समझ नहीं आ रहा, तो इसको पॉज कर दीजिए, पहले वाला पोर्शन कंप्लीट करना और आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं रिवीजन पे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और दो डिपेंडेंट क्लोज होंगे तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A dependent clause is a clause that does not express a complete thought। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको ऊपर बताया जो अपने आप में ना कंप्लीट होते हैं, अपने आप में थॉट को कंप्लीट करते हैं, जैसे ही क्राइड, तो अपने आप में ही कंप्लीट हो गया। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो अपने आप में पूरे थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वाइल ही वेटेड फॉर द ड्रिंक। अब वाइल जो वर्ड है ना, ही वेटेड फॉर द ड्रिंक, जब वो ड्रिंक के लिए वेट करा था तो ऑब्वियसली उससे पहले भी तो कुछ काम हो रहा होगा ना। वेन एवर ही टॉक्स अबाउट दैट एक्सपीरियंस, जब भी वो बात करे तो इससे पहले भी कोई थॉट या बात रह गई है, तो जो आपको ऐसे सेंटेंस इनकम्प्लीट दिखते हैं ना, उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जब कोई भी वर्ड डिपेंडेंट क्लॉज के साथ में ऐड होता है तो उसे हम सबऑर्डिनेटिंग जंक्शन कहते हैं। जैसे कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ना, उनमें कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन से सेंटेंस को कंप्लीट करा जाता है, ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें हम सबऑर्डिनेटिंग जंक्शन का यूज़ करते हैं, कंजक्शन का यूज़ करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस होता तो कोऑर्डिनेटिंग, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो वो कौन सा कंजक्शन लगता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे कुछ आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि व्हेन, अनटिल, बिकॉज, व्हाइल, इफ, ऑल्दो, आफ्टर, एज, बिफोर, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर आप सेंटेंस में देखते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं। और अगर आप ये वाले वर्ड्स को देखते हैं सेंटेंस में, फॉर, और, एंड, नॉर, बट, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो आपको सेंटेंस दे रखे हैं ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। तो दोनों ही तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल से और थोड़ा सा समझा देती हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल से, जैसे कि ही रियलाइज दैट द बस वॉज लेट, तो उसे रियलाइज़ हुआ दैट द बस वॉज लेट, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है कि उसे रियलाइज़ हुआ कि बस क्या है, लेट है। वाइल ही वॉज वेटिंग एट द बस स्टेशन, अब ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। जब वो वेट कर रहा था कहाँ पे, बस स्टेशन पे, वाइल ही वॉज वेटिंग एट द बस स्टेशन, तो जो वाइल वर्ड से स्टार्टिंग हो गई तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। जब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों को कंबाइन करके आपने एक सेंटेंस बनाया तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। अब हमने इसको कनेक्ट किया, जैसे ही रियलाइज दैट द बस वॉज लेट, ओके, इतना लिखा, वाइल ही वॉज वेटिंग एट द बस स्टेशन, तो वाइल वर्ड ने इन सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। जब आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया तो वो होता है आपके पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आपको मैं ये समझा पाई हूँ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। वीडियो पॉज करिए, 2-3 एग्जाम्पल्स इसके लिख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस ध्यान रख लेना, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लोज होते हैं। डिपेंडेंट वो जो कंप्लीट नहीं होते, इंडिपेंडेंट वो जो कंप्लीट होते हैं, अपने थॉट्स को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, नाउ ये हो गई वीडियो आपकी ख़त्म, BEGG 172, और फटाफट से आप लोग अपने एग्ज़ाम्स दे दीजिए जिनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि उसके बाद में मैं आपके लिए एकदम बूस्टर वाली वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको ये हेल्प करूँगी कि आप आफ्टर एग्ज़ाम्स जो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या करियर ऑप्शंस होंगे, ये सब कुछ मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी
और उसमें फिर मैं आपको समझाऊंगी कि आपके करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन अभी तो उसमें टाइम है, ऑब्वियसली सितंबर में ही अपलोड करूँगी। उससे पहले आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से दीजिए। जिनका ये कोर्स था उनका तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं अपलोड करूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच इतना मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और इतना शेयर कर रहे हैं। बस एक और रिक्वेस्ट है, जितना भी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।